नमस्कार, स्वागत है आपका एमके डिजिटल न्यूज में। आज के 17 साल पहले आज के ही दिन 2008 में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था। 166 लोग मारे गए और पूरी दुनिया में भारत की नाक कटी थी। लेकिन 17 साल बाद भी क्या हमने 26/11 की पूरी सच्चाई जानी है? क्या यह सिर्फ पाकिस्तान से आया आतंकी हमला था या देश के अंदर से ही हिंदू आतंकवाद साबित करने का एक महाषड्यंत्र? आज हम उस विश्वासघात पर बात करेंगे जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश की पीठ पर जो छुरा घोंप कर किया था। उन गद्दारों की बात करेंगे जिन्हें संरक्षण मिला और उस देशभक्त शहीद की बात करेंगे जिसके शौर्य को आज भी भुलाया जा रहा है। दगाबाजी नंबर 1, सिम कार्ड का रहस्य और क्लीन चिट। 26/11 हमले के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण सबूत मिला वह थे आतंकियों के पास बरामद हुए सिम कार्ड। इन सिम कार्ड को फर्जी दस्तावेज के आधार पर भारत से खरीदा गया था। सवाल यह है कि किसने खरीदा था? तौसीफ रहमान कोलकाता का एक व्यक्ति जिसने यह सिम कार्ड खरीदा था और उसने दिया था मुख्तार अहमद शेख, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक सिपाही, एक बंगाल से और एक कश्मीर से। यह कनेक्शन क्या बताता है? यह बताता है कि यह हमला वेल कोऑर्डिनेटेड था जिसकी जड़ें देश के कोने कोने में थी। यह सिम कार्ड कश्मीर से पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर पहुंचे और फिर यहीं से 10 आतंकवादियों को दिया गया। लेकिन विश्वासघात देखिए, ये दोनों व्यक्ति पकड़े गए, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत थे, लेकिन एजेंसियों ने कोर्ट में क्या कहा? इनका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है, ये निर्दोष हैं और इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। यह किसकी गलती थी? एजेंसी की या उस सरकार की जिसने एजेंसियों को देशद्रोह का आदेश दिया? क्यों उस समय की सरकार ने इन गद्दारों को बचाया जबकि इनका सीधा कनेक्शन आतंकवादियों से था? यह हिंदू आतंकवाद साबित करने का एक बड़ा षड्यंत्र था ताकि जांच की सुई यहीं पर रुक जाए और देश के अंदर के गद्दारों का चेहरा सामने न आने पाए। दूसरा सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ डेविड हेडली और तहाबुर राणा के मामले में। ये दोनों अमेरिका से आए, 2 साल तक मुंबई में रेकी की, ऑफिस खोला और इन्हें किसी भी हिंदुस्तानी ने मदद नहीं की। यह बात किसी के गले नहीं उतरती। असली सच्चाई यह थी, डेविड हेडली का सबसे करीबी दोस्त था राहुल भट्ट, फिल्म निर्माता महेश भट्ट का बेटा। राहुल भट्ट उसे पार्टियों में ले जाया करता था, पूरी मुंबई घुमाता था। उसने हेडली को जिम में इंस्ट्रक्टर बताया, जबकि जिम के प्रबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि राहुल भट्ट झूठ बोल रहा है। जब राहुल भट्ट से पूछताछ हो रही थी तो क्या हुआ? उस समय के गृह मंत्री को महेश भट्ट ने चिट्ठी लिखी और राहुल भट्ट को 24 घंटे के अंदर छोड़ना पड़ा। आज तक उससे पलटकर कोई पूछताछ नहीं हुई। क्या राहुल भट्ट तत्कालीन सरकार का दामाद बन गया था? जब 166 लोग मारे गए तब भी एक आतंकवादी के खास दोस्त को सरकारी संरक्षण क्यों मिला? यह सरकार द्वारा देश के दुश्मनों को संरक्षण देने का नंगा उदाहरण है। विश्वासघात केवल सत्ता के गलियारों तक सीमित नहीं था, मीडिया ने भी उस समय देश की पीठ में छुरा घोंपा था। न्यूज चैनलों के छिछोरे पत्रकार घटना स्थल पर घंटों तक लाइव टेलीकास्ट करते रहे। उन्होंने आतंकवादियों को लाइव फीड दी। हमारे कमांडो कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? कई विदेशी विशेषज्ञों ने उस समय भारत के न्यूज चैनलों की भूमिका को घिनौनी और घृणित बताया था। क्या यह अनजाने में हुआ था या यह भी एक साजिश का हिस्सा था? आज तक किसी भी पत्रकार, संपादक या चैनल पर देशद्रोह के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और याद करिए, हमले के बाद अजीज बर्नी जैसे पत्रकार, जिन्हें कांग्रेस प्रायोजित माना जाता था, उन्होंने किताब छापी कि आरएसएस की साजिश थी, यानी हर स्तर पर हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव सेट करने की पूरी तैयारी थी। आज 17 साल बाद इन सभी विषयों पर मुख्यधारा का मीडिया क्यों चुप है? क्या ये पत्रकार और चैनल देश से बड़े हो गए हैं कि इनके पाप पर कोई बात नहीं होगी? आज की यह चुप्पी बताती है कि उस पूरे षड्यंत्र पर पर्दा डालने की कोशिश आज भी जारी है। इन सारे विश्वासघात के बीच एक नाम कभी नहीं भूलना चाहिए, शहीद तुकाराम ओम्बले जी का। एक निहत्थे जवान ने अपनी जान पर खेलकर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा, जिससे पाकिस्तान का झूठ दुनिया के सामने आया। अगर कसाब जिंदा न पकड़ा जाता तो सोनिया गैंग के सिपाही हिंदू आतंकवाद को पूरी दुनिया में स्थापित कर चुके होते। लेकिन हमने उस शहीद ओम्बले के साथ क्या किया? उनका शौर्य केवल उनके गांव तक सीमित कर दिया गया। मुंबई में जहां उन्होंने बलिदान दिया, वहां आज भी उनके नाम पर
कोई भव्य राष्ट्रीय स्मारक क्यों नहीं है, जहां दुनिया के लोग आकर देख सके कि भारत का जवान कैसा होता है। एक आम भारतीय घनश्याम जी जोधपुर से हैं, अपने खर्चे पर उनकी मूर्ति बनवा रहे हैं। जब आम जनता शहीद को याद कर रही है तो क्या महाराष्ट्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? शहीद ओमले जी का बलिदान कांग्रेस की साजिश को असफल करने का सबसे बड़ा प्रमाण है। उनके नाम पर एक भव्य स्मारक बनना उस समय के विश्वासघातियों को सबसे बड़ी सजा होगी। इतिहास दोहराया न जाए। 26/11 सिर्फ एक घटना नहीं, यह इतिहास का वह काला पन्ना है जब देश की सत्ता में बैठे लोगों ने सत्ता बचाने के लिए देश के खिलाफ महाविश्वासघात किया। तौसीफ रहमान और मुख्तार अहमद शेख को क्लीन चिट देने का दबाव, राहुल भट्ट को बचाने का दबाव, न्यूज चैनलों की लाइव फीड की साजिश, इन सभी बिंदुओं पर दोबारा जांच होनी चाहिए। जब 1984 के सिख नरसंहार और 1990 के कश्मीरी नरसंहार के मुकदमे फिर खोले जा सकते हैं तो 26/11 की जांच क्यों नहीं? देश की जनता को जानना चाहिए कि उस समय देश के अंदर कौन कौन गद्दार बैठे थे। इस पूरे विश्वासघात पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस विश्लेषण को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें। जय हिंद।